नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हर की पैड़ी में बरकरार रहेगा विरल गंगा का दर्जा। शासनादेश की बेड़ियों से मिली मुक्ति। मुख्यमंत्री में अखाड़ा परिषद के साथ हुई बैठक। हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के संबंध में चर्चा। अपने दिव्य व भव्य स्वरूप में होगा कुंभ मेला। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हुई कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड मनरेगा ने छुई ऊंचाइयां। 2.5 लाख अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार ने दिखाई हरी झंडी। NH 58 पर निर्माणाधीन 2 लेन ढा ब्रिज, एक मजदूर की मौत, 13 घायल। सीएम त्रिवेंद्र ने जताया दुख। वन विभाग ने बुग्यालों को संरक्षित करने की कवायद शुरू की। बुग्यालों में रात्रि विश्राम, टेंट लगाने, कैंप फायर पर लगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। बीते रोज उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद राज्यपाल आइसोलेट हो गई थी। उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी थी। साथ ही उनके संपर्क में आने वालों से अपील की कि वो भी अपनी जांच करवाएं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बीते रविवार को कोरोना संक्रमित होने के कारण सोमवार को उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश पहुंची। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल ने बताया कि राज्यपाल को प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है। यहां वे चिकित्सकों की टीम की निगरानी में रहेंगी। इससे पहले कल उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हमारी गवर्नर महोदया करीब 12:15 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आई थी, जो कि कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर से उनको सीधा CT स्कैन के लिए ले जाया गया था और फिर उनको एडमिट कर लिया गया है कोविड एरिया में। एट प्रेजेंट उनकी सारी टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। इवैल्यूएशन अभी भी टीम्स के द्वारा जारी है। खबर देहरादून से, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें आने वाले चुनाव में अध्यक्ष ने जीत की उम्मीद जताई। वहीं इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड त्रिवेंद्र सरकार पूर्ण ईमानदारी से काम कर रही है। JP नड्डा जी का आगामी दौरा उत्तराखंड से शुरू होगा। साथ ही कहा कि JP नड्डा के कार्यक्रम में विभिन्न बैठक आयोजित होगी। खबर सितारगंज से है। जोहार नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे धरना चौथे दिन भी जारी रहा। बाजपुर के पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और शक्ति फॉर्म के पूर्व पालिका अध्यक्ष अजय जायसवाल, अन्य कई लोग अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन ने अगर हरीश दुबे की मांगों की सुध नहीं ली तो पूरे जिले में आंदोलन कर दिया जाएगा। नगर पालिका के सभासदों के नेतृत्व में सैकड़ों नगरवासियों ने पालिका कार्यालय में तालेबंदी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान सभासदों ने कहा कि अगर प्रशासन ने आंदोलन की सुध नहीं ली तो आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया जाएगा और नगर पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्तावित टाइल रोड व नालियों का निर्माण जिला प्रशासन नहीं कराने दे रहा है। जिले में तैनात ADM जगदीश कांडपाल अपने तानाशाही रवैये पर अड़े हुए हैं। चौथा दिन है आज हमारे धरने का। हम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि जो पेमेंटें हमारी रोक दी गई हैं, जो ठेकेदारों की पेमेंटें रोक दी गई हैं, जिस वजह से जो है गलियों मोहल्लों में रोडों की निर्माण नहीं हो पा रहा है और छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं वो परेशान हो गए हैं। उनका इतना उत्पीड़न एक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है जो जगदीश कांडपाल जी हैं। तो हम सभी लोग ये मांग को लेकर आज जो है चौथा दिन हो गया है और आज इसी क्रम में लेकर हमने आज जो है तालाबंदी करी है। नगरपालिका पूरी हड़ताल पे बैठी है। ये सरकार के लिए भी चिंतन की बात है, क्योंकि ऐसी हठधर्मिता सही नहीं है। अगर सरकार ने समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये आंदोलन खाली सितारगंज तक नहीं सीमित रहेगा, ये पूरे जिले के अंदर फैल जाएगा। क्योंकि जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं सबकी समस्या एक सी है। अगर सरकार ने समय रहते हमारे अध्यक्ष और सितारगंज के सभासदों की बात को नहीं समझा
तो ये लड़ाई फिर जिले स्तर पर होगी। जांच के नाम पे कितना बेवकूफ बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि जलस है तो जांच करा के पूरी हो जानी चाहिए ना। क्या नहीं, कितने महीने कितना टाइम आखिर भाई क्या बताना चाहते हैं आप लोग कि इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से परेशानी हो रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। और मैं इसको बोलूंगा कि क्षेत्र के विकास को लेकर जो है इस तरीके नहीं करना चाहिए। अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, यहाँ पे आप खुद देखिए हर पार्टी के लोग हैं। बोर्ड किसी एक पार्टी का तो है नहीं, बोर्ड किसी एक पार्टी का। अगर वहाँ पर अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको ये राजनीति हो रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को पंचकेदार शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है और ये मंदिर भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मधमहेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंच केदार कल्पेश्वर की भी पूजा होती है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने से 5 केदारों के दर्शन करने का लाभ मिलता है। जो भक्त केदार नहीं जा सकते वो ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करके केदारनाथ धाम का पुण्य अर्जित करते हैं। यही कारण है कि ओमकारेश्वर मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बताया कि महाराज मानधाता को भगवान शिव ने यहाँ ओमकार रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। भगवान मधमेश्वर की पवित्र डोली यहाँ ऊखीमठ पहुँच चुकी है और अपने गद्दी स्थल में भगवान मधमेश्वर के वैदिक मंदिरों से हमारे पुजारी रावत जी प्रतिष्ठित कर दिए। आज से ही आप ही समझ लीजिए कि शीतकालीन यात्रा भी आज से है प्रारंभ हो चुकी है। भगवान केदार जी की और पंच केदारों की शीतकालीन यात्रा या दर्शन इसी उषा मंडल में प्रारंभ हो चुकी है। वर्ष 19-20 में 12,471 यात्री यहाँ पे आए ऊखीमठ में और हम अनुरोध करेंगे शीतकालीन यात्रा के लिए आप लोग आए, भगवान के दर्शन के लिए आए। और इस शीतकालीन यात्रा के लिए शासन प्रशासन के जितने गाइडलाइन होंगे, जितने गाइडलाइन के तहत हम वेट भी कर रहे हैं, जो उनके गाइडलाइन होगा शासन प्रशासन का, उसी के तहत हम लोग तैयारी करेंगे और शीतकालीन यात्रा की हम पूरी बंदोबस्त शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी से बागेश्वर जिले में लगातार लोग जुटते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार का जिले में पहली बार आगमन होकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। बसंत कुमार पूर्व में बागेश्वर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बसंत कुमार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी दिवाली का जश्न बाकी है। आपको बता दें कि आगामी 25 नवंबर को बूढ़ी दिवाली यानी कि इगास त्योहार के शुभ अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य अपने पैतृक निवास सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा में धूमधाम से बनाने जा रही हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने मीडिया के द्वारा सबसे आग्रह किया कि वो भी विलोपित हो और सांस्कृतिक पर्व बूढ़ी दीपावली को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आए। विभाग आगे बढ़ रहा है, जैसे कि 2015-16 में हमारा लोगों ने 14 तारीख को दीपावली उत्सव मनाया है और दीपावली का ध्येय सिर्फ ये है कि प्रभु श्री राम जो है वो वनवास से जो है अयोध्या की ओर जो है प्रस्थान करते हैं और राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। उस खुशी में हम दीप जलाते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं। हम सबको मालूम है कि हम सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल में उनके आने की, अयोध्या आने की सूचना जो है वो 11 दिन बाद मिलती है, जिसके कारण से 11 दिन बाद जो है उनके इस आगमन पर खुशी इजहार किया जाता है, जिसे गढ़वाल में इगास के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है।
खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर गोंडार से लगभग 10 किलोमीटर दूर हिमालय श्रृंखला के मध्य विराजमान भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव टोली अपने शीतकालीन गति स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव टोली के कैलाश से ऊखीमठ आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य के भागी बने। सोमवार से भगवान मदमहेश्वर की शीतकालीन पूजा विधिवत शुरू होगी। बता दें कि मदमहेश्वर घाटी के गिरिया गांव में प्रधान पुजारी जी गंगाधर लिंग ने ब्रह्मवेला पर पंचांग पूजन से तहत भगवान मदमहेश्वर सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया और आरती उतारी। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान भगवान द्वितीय केदार मदमहेश्वर जी के 19 नवंबर को कपाट बंद हुए। भगवान शिव समाधि में लीन हुए और भगवान का जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, भोग मूर्ति है, 4 दिन की दिव्य पैदल यात्रा के बाद अनेक पड़ावों से भक्तों को दर्शन देते हुए अपने गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आज आ चुके हैं और दिव्य मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसको मदमहेश्वर मेले के नाम से प्रसिद्ध है। और सभी श्रद्धालुओं को भगवान अपना आशीष देते हुए, भगवान का आशीर्वाद भक्त लेते हुए इस दिव्य मेला को संपन्न करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में जहां तहां भटकने को मजबूर हैं, मगर नैनीताल के कुछ युवाओं ने अपने ही शहर में लकड़ी के टुकड़ों पर पेंट कर नेम प्लेट बनाने का काम शुरू किया है, जिससे कि सैलानी तो पसंद उसे कर ही रहे हैं, साथ ही इससे युवाओं को भी एक रोजगार मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। रोजगार का बेहतरीन जरिया बन चुके लकड़ी की नेम प्लेट इन दिनों नैनीताल पहुंचे सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं और उपहार के स्वरूप अपनों के लिए नेम प्लेट तैयार करवा कर ले जा रहे हैं। इमरान बताते हैं कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने लोन लेकर काम शुरू किया है। वे सहारनपुर व बिजनौर से लकड़ी की प्लेटों को खरीद कर लाते हैं, फिर उन्हें ग्राहकों की पसंद से अलग अलग रंगों में रंग कर नेम प्लेट तैयार करते हैं। एक नेम प्लेट की कीमत लगभग 250 से शुरू होकर 500 रुपए तक पहुंचती है, जिसको सैलानी बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं और गिफ्ट के तौर पर यहां से ले जाते हैं। ये नेम प्लेट होता है, लकड़ी की होती हैं। ये प्लेट से हम बाहर से मंगवाते हैं ऑर्डर पे और फिर उसमें इन पर यहाँ पर कलर करके अपनी तरह से अपनी कला देते हैं इसमें। उसके बाद नाम लिख करके इसमें बनाया जाता है। जो भी आप नेम का कस्टमर बोलते हैं उस नेम का बन जाता है लिख करके। और अलग अलग प्राइस होता है। कस्टमर इसे बहुत पसंद करता है। यहाँ जब आता है तो इसे लेके ज़रूर जाता है। यहाँ रोज़ी रोटी का जरिया बनाया है, क्योंकि काम वाम कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से हमने एक नया, क्योंकि हर चीज़ होती है, एक हिल स्टेशन है तो कस्टमर आता है तो हर एक नई चीज़ देखता है, तो ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है। कस्टमर देखता है तो इसको देख करके रुकता ज़रूर है। अगर आप भी नैनीताल घूमने आ रहे हैं और आपकी नजर इन खूबसूरत नेम प्लेट्स पर पड़ेगी तो यकीन मानिए आपका भी दिल इन पर ठहर जाएगा और आप जरूर इनको लेकर जाएंगे। नैनीताल से के न्यूज़ के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के लोगों ने अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ एक सुर मिलाते हुए कहा कि हरीश रावत जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में वापस आओ, बल्कि बागी विधायक हाईकमान दिल्ली दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाए और हाईकमान से माफी मांगे। यही नहीं, कांग्रेस के बागी जो विधायक हैं जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई, अब कांग्रेस में 2 खेमे देखने को मिल रहे हैं। एक खेमा बागियों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है, दूसरा कांग्रेस का खेमा बागियों की नाराजगी को जनता से माफी मांगने के लिए कह रहा है और हाईकमान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाने की बात कह रहा है, तभी कांग्रेस में वापसी हो पाएगी। और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में दल बदल करवाने पर इस उत्तराखंड राज्य की जो अपमानना इन लोगों ने, इन 9-10 बागियों ने की है, 11 बागियों ने, इसके लिए वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे और हमारे हाईकमान के आगे लिखित रूप पर अपना माफीनामा प्रस्तुत करें, तब जाके यह कांग्रेस में आए। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई जनता से तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी और हाईकमान में माफी मांगनी पड़ेगी। रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि हम क्या नाम है मत आइए करके आइए। रावत जी मुझसे माफी थोड़ा मांगोगे। रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगो।
रावत जी तो कह रहे हैं आप जनता से माफी मांगो, हाईकमान से माफी मांगो, मेरे से माफी मत मांगो आप। खबर डोईवाला से, जहां पर राजाजी पार्क से सटे बुल्लावाला गांव में रामगढ़ रेंज अंतर्गत ग्रामीणों व वन विभाग अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इको विकास समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक का उद्देश्य वन विभाग व ग्रामीणों के बीच सामंजस्य बैठाना है, ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके, किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। वहीं इस दौरान वन विभाग व ग्रामीणों के बीच समिति भी बनाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से मंगल रौताड़ को अध्यक्ष की ओर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की 11 सदस्यों की समिति बनाई गई और ये समिति वन विभाग के सौजन्य से गांव में विकास कार्य कर सकेगी। उन्होंने बोला था 5 फीट गहरी, वो भी 5 फीट चौड़ी वो टावर जो उन्होंने बताया था कि सैलानी आए, अब न जाने वो टावर कहाँ गुम हो गई। हमने ये 15 मीटिंग बुलाई गई है। हमेशा की तरह इस साल भी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार भी भव्य पेशवाई और शाही यात्रा निकलेगी, बल्कि कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे। साथ ही 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत और श्रद्धालु शिरकत करेंगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में कोरोना के कुंभ पर पड़ते असर का मुद्दा पूरी बैठक में छाया रहा। हालांकि 11 मार्च के पहले शाही स्नान से पूर्व एक बार फिर कोरोना की लहर को देखकर फैसला लिया जाएगा। भैया जल्दी कराइए। मेले को स्वरूप कैसा हो, तो ये निर्णय हो गया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप लोग टेंट लगाएंगे, लेकिन आम सहमति बनी कि टेंट भी लगेगा और जिस तरह 2010 का मेला हुआ उससे अच्छा मेला किया जाएगा। फरवरी या मार्च में ये निर्णय होगा कि कोरोना का अगर ज्यादा बढ़ता है उस समय सब बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन अभी सारी तैयारी की जाएगी। अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेला अधिकारी, रेखाई जी, हम सब लोग बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा है। तंबू लगेंगे मेले में? तंबू को लेकर एक चर्चा चल रही है। तंबू लगेंगे? तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? सरकार लगाएगी या अखाड़े खुद लगाएंगे? नहीं, वो अभी तय होगा। सरकार तो अभी नहीं लगाएगी, लेकिन अभी है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डंडा में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे लोगों में खुशी है। तो वहीं डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गांव के लोग आभार। सारे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएं। स्पेशल असिस्टेंट ये केंद्रीय सहायता का मिला में लगभग देहरादून जिले के लिए 100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्ग में
8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है, BC होना है, 30 mm BC का कार्य होना है। इस पे मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें हमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है, परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड में, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? CM साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है ये, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में। तो अब जब जैसे सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फ़ायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसमें वजह से। तो वहीं तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है, जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। लेकिन CM के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए CM का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नए DGP अब अशोक कुमार होंगे। आपको बता दें कि आगामी 30 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद DGP का पदभार अशोक कुमार संभालने जा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना हमारी प्राथमिकता है और पुलिस व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है, इससे आम जनता के साथ मिलकर ही पुलिस व्यवस्था की जाएगी। राजधानी देहरादून में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट और नई तकनीकी से कार्य कर रहे मत्स्य पालक किसानों और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित भी किया। साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजनाओं के साथ मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार किया है, जिससे मत्स्य पालक किसान और भी मजबूत हो सके और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है, जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। खबर सितारगंज से, जो विभिन्न मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो नगर के विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जांच के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। विदित है कि हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे, राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज ADM कांडपाल जी का यहाँ पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
सीनियर IAS नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, अपने माटी कला को बोर्ड बनाया था, क्या कहेंगे ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी? दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती।